हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने 10th क्लास मैथ की पहली क्लास शुरू करेंगे, जिसमें हमने अपना चैप्टर पहला लिया है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अभी जो हमारे 2024-25 के लिए क्लास है हमारी, ये 2024-25 सेशन है हमारा, अभी नया सेशन, इसके लिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इस क्लास के अंदर हम लोग अपनी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का ही होगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो हमारा यूपी बोर्ड है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, उसी के बिहाफ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, और मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से आपसे बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। कुछ एक दो क्वेश्चन जाते हैं तो वो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होते हैं, जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे साथ में इसके। ठीक है, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पलर को देखेंगे। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी क्लास को जो फॉलो करेगा, हमारी क्लास में जो बना रहेगा और अपनी इस सीरीज को लगातार देखेगा, ये गारंटी है हमारी, एक भी क्वेश्चन बोर्ड का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आज तक हमारे 8 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आज तक एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से बाहर रहा हो। क्योंकि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम से क्वेश्चन करवाते हैं, प्रैक्टिस लगवाते हैं बच्चों की, जिससे बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नया नहीं लगेगा कि ये कभी कराया ना गया हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अब देखिए, इस चैप्टर को ही क्या, आने वाले हमारे जितने भी आगे चैप्टर आएंगे उन सभी के लिए हमें संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना संख्याओं की नॉलेज के हम अपने 10th क्लास के मैथ में तो कुछ नहीं कर सकते। और 10th क्लास ही क्या, आगे फर्स्ट ईयर इंटर जो आपका मैथ आएगा, वहाँ भी हम बिना संख्याओं की नॉलेज के तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं। संख्याओं की नॉलेज हमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मैथ तो संख्याओं पर आधारित है और उन्हीं संख्याओं की हमें नॉलेज ही नहीं है। किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नाम दिया गया है, पता ही नहीं है हमें। तो आप बिना संख्याओं की जानकारी के कुछ नहीं करने वाले हैं। और हमारे बोर्ड में 10th क्लास के बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं तो 4 नंबर में क्वेश्चन रहते हैं, संख्याओं पर क्वेश्चन रहते हैं हमारे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हमारे संख्याओं पे रहते हैं, और संख्याओं की नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। और इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपको देख रहे हैं, संख्याएं हैं इसमें, वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर के अंदर हम वास्तविक संख्याओं की बात करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में संख्याएं हैं, 2 प्रश्नावली हैं हमारी, 1.1 और 1.2, छोटी छोटी प्रश्नावली हैं। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी भले ही प्रश्नावली हैं, लेकिन पूरी आपका एक एक क्वेश्चन बिना संख्याओं की नॉलेज के होने वाला नहीं है। आपको संख्याओं की नॉलेज ही नहीं है तो आप कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर जान ली बात तय है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही है, संख्याओं को जानना। ठीक है, तो उसी की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, इसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बिहाफ से हमें समझेंगे, और उसके फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम एक एक करके सबके डेफिनेशन को समझेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए संख्याओं में मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह से कुछ संख्याएं हैं। अब देखो यहाँ पे +-1 का मतलब है कि आपका 1 प्लस का हो सकता है या फिर 1 माइनस का हो सकता है। ऐसे ही आपका 2 प्लस का हो सकता है या फिर माइनस का हो सकता है, क्योंकि ये संख्या हमारी प्लस की भी होती हैं और माइनस की भी होती हैं। ठीक है, तो मैंने इनको एक साथ लिखा है। उसके बाद दशमलव में भी हमारी संख्याएं होती हैं, जैसे 1.6 आ गया। भिन्न में संख्याएं होती हैं, जैसे 2/3 आ गया। वर्गमूल में संख्याएं होती हैं, संख्याएं हमारी घनमूल में होती हैं। ठीक है, तो ये जो संख्याएं मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी हैं, ये संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें आप अब तक की पढ़ाई के दौरान अच्छे से जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, लेकिन अब जो इनके बाद मैं संख्याएं लिखूंगा शायद आपके पास उनकी नॉलेज हो। ठीक है, जैसे आपका आ गया 3 × आयोटा, 5 + आयोटा आदि।
ठीक, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, इन एग्जाम्पलों को लेते हुए अब मैं संख्याओं को वर्गीकृत करना शुरू करूंगा, जिससे आपको एग्जाम्पल के सहारे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग जो देख रहे हैं, यहां से लेके यहां जो संख्याएं आपकी, यहां से लेके यहां तक जो संख्याएं हैं, ये आपने अब तक की पढ़ाई के दौरान ये अच्छे से इनको जाना है, देखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। बट ये संख्याएं जो हमारी ये संख्याएं आ रही हैं, इसमें आयोटा आ रहा है, ठीक है, आई फॉर यहां पे है आयोटा, और इन संख्याओं की जो जानकारी है, ये पढ़ाई है हमारी 11वीं क्लास में है। 11वीं क्लास में एक हमारा चैप्टर है, वहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। हमारे 10th क्लास में इन संख्याओं की कोई पढ़ाई नहीं है। ओके, अब देखिए ये जो संख्या मैंने पूरी की पूरी संख्याएं लिखी हैं, इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। भाई एक रेखा होती है हमारी, रेखा पे हम संख्या ले लें 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 से लेके इन्फिनिटी तक। आपने छोटी क्लासों में आराम से रेखा देखी है जिस पे हम संख्याओं को दर्शाते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग संख्या रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। ठीक है, अब देखिए इनमें से जो संख्याएं हमारी यहां से लेके यहां तक जो संख्याएं हैं, यहां तक, ठीक है, इन संख्याओं को हम आसानी से संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आसानी से क्या मतलब, हम इनको जो हमारी संख्याएं ये वाली, इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। भाई अगर मुझे 0 दिखाना हो तो 0 यहाँ दिखा दिया, +1 दिखाना हो तो +1 ये दिखा दिया, -1 दिखाना हो तो -1 ये आ गया, 1.6 दिखाना हो तो 1 ये, लगभग 1.6 यहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसी भिन्न वाली संख्याओं को भी हम छोटे क्लासों में अच्छे दर्शाए हैं। वर्गमूल, ये जो आपके वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं, इन्हें आप लोगों ने 9th क्लास में संख्या रेखा पर दर्शाया है। 9th क्लास में आपके यहाँ आपने पढ़ा है, आपने वहाँ पे क्वेश्चन किए हैं कि आप लोग ये जो हमारी संख्याएं होती हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इन्हें संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान सुनिएगा, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, उन्हें कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। और जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते उन्हें कहा जाता है काल्पनिक संख्याएं, जिनके अंदर हमारा आयोटा आएगा। अगर आयोटा मौजूद है तो वो जो संख्या हमारी है वो क्या है? आपकी काल्पनिक संख्या है। और आयोटा मौजूद नहीं है, अगर संख्या में आयोटा नहीं आ रहा है तो वो हमारी संख्या कैसी है? वास्तविक संख्या है। बस ये पहचाने सीधे, आयोटा है तो काल्पनिक, आयोटा नहीं है तो वास्तविक, और वास्तविक है तो संख्या रेखा पर उसको हम दर्शा सकते हैं। तो पहला हमारा आधार जो बना वो संख्या रेखा बना। इन सभी संख्याओं में से जितनी संख्याएं हमारी यही हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं है, यही सब संख्याएं हैं जिनकी हम पढ़ाई करते हैं। इनमें से जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकें उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी शुरुआत में संख्याएं कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रकार है हमारा वास्तविक संख्याएं। आप टेंशन ना लें, इन सभी की परिभाषाएं हम बाद में लिखेंगे, फिलहाल हम फ्लो चार्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट के सहारे हम इसको समझेंगे अच्छे से। दूसरा होता है हमारा काल्पनिक संख्याएं। ओके, तो काल्पनिक में एग्जाम्पल क्या आ गए आपके? आयोटा वाले आ गए सभी, वही आयोटा 5 प्लस आयोटा, या फिर ऐसा मानिए 3/7 आयोटा। ठीक है, इस तरह से, मतलब उसमें आयोटा मौजूद रहेगा, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? काल्पनिक संख्याएं। और बाकी जो बच्चे वहां पर आयोटा वाली संख्याओं को छोड़ के बाकी सब क्या है? हमारे वास्तविक संख्याएं, जैसे 0
+-1 +-2 +-3 1.6 2/3। मैंने यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उनका एक एग्जाम्पल ले लिया, भिन्न वाली होती हैं उनका एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, वर्गमूल वाली होती हैं उसका एक एग्जाम्पल ले लिया, घनमूल वाली होती हैं उसका एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए काल्पनिक संख्याओं के बारे में जो पढ़ाई है हमारी वो 11वीं क्लास में है। 11वीं क्लास में इसका एक चैप्टर है पूरा, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। 10th क्लास में इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं करने वाले हम इसके बारे में। 10th क्लास में हमारी काल्पनिक संख्या है ही नहीं, 10th क्लास में काल्पनिक संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं अपने 10th क्लास में वो केवल वास्तविक संख्याएं हैं। अब तक हम वास्तविक संख्याएं पढ़ के आए हैं, 10th क्लास में हम वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, बट 11वीं क्लास में जाके हमारा एक चैप्टर है वहाँ पे हम काल्पनिक संख्याओं को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे साम्यवस्थित संख्याएं करके दे रखा है, वहाँ पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको वहीं छोड़ेंगे, इसके आगे बात नहीं करेंगे हम लोग, बस इतना ही है। अगर आयोटा मौजूद है तो काल्पनिक, आयोटा मौजूद नहीं है तो वास्तविक, बस। अब वास्तविक को लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो वास्तविक संख्याएं हैं इन्हें हम दो टाइप में तोड़ते हैं, मतलब इनके दो प्रकार होते हैं। एक होता है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए एक काम और कर लेता हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल में एक संख्या और बढ़ा लेता हूं पाई, ठीक है, पाई। तो पाई हमारा यहीं रहने वाला वास्तविक में, पाई। अब देखिए वास्तविक संख्याओं को फर्दर दो प्रकार में बांटा गया है। पहली है परिमेय संख्याएं, दूसरी है अपरिमेय संख्याएं। अब ये जो आप देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं देख रहे हैं ये वाली, इनमें से कुछ संख्याएं परिमेय हैं, कुछ संख्याएं अपरिमेय हैं। अब हम कैसे पहचान पाएंगे कि इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है? किस आधार पे अपरिमेय कह पाएंगे और किस आधार पे हम परिमेय कह पाएंगे, ये हमें जानना है। तो देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q का मान 0 ना हो, ठीक है। और P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए। भाई पूर्णांक की हम बात करेंगे अभी आगे, बट फिलहाल इतना ध्यान दें, हमारी जो संख्या है अगर उसे हम P/Q के रूप में लिख पाए तो वो परिमेय है। अगर P/Q के रूप में लिख पाए तो परिमेय है, और अगर P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, इसके रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे अपरिमेय है। अब ये क्या है, P/Q का क्या मतलब है? तो देखो P/Q का मतलब है कि संख्या अंश में भी हो और हर में भी हो, मतलब उसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। जैसे हमारे पास संख्या है 1.5, ठीक। 1.5 को आप लोग आराम से इसे 15/10 लिख सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 × 15, 5 दूनी 10। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से 1.6 को 16/10 लिख सकते हैं। 2 से काटोगे 2 × 8 16, 2 × 5 10। 8/5 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके अंश में भी कुछ है और हर में भी कुछ है, यानी कि हम इसे P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। कुछ किताबें A/B का रूप कहती हैं, तो मतलब वही है, P/Q कह लो, A/B कह लो, M/N कह लो, M/N के रूप में। लेकिन ज़्यादातर P/Q के रूप में ही किताबों में डेफिनेशन होती है, तो उसी के बिहाफ से हम चल रहे हैं। किताबों में आपका A/B हो सकता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इससे मतलब है कि हम उसे अंश बटे हर के रूप में लिख पाएँ,
दैट्स इट। और अब जो आपका बटे वाली संख्या है वो आपका 0 ना हो। ठीक है, तो जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख पाए वो हमारी परिमेय संख्या है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहां हम अगर बात करें एग्जाम्पल में, तो 0 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में आप 1 मान सकते हैं, 0 के बटे में 5 ले सकते हैं, 0 के बटे में 10 ले सकते हैं, 0 के बटे में 13 ले सकते हैं, कुछ भी। यानी कि 0 के बटे में आप कोई भी वास्तविक संख्या रखें 0 ही आएगा। काल्पनिक रख लें तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 0 को P अपॉन Q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से अगर 1 की बात करें तो 1 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, 2 की बात करें 2 के बटे में 1 ले सकते हैं, 3 की बात करें तो 3 बटे 1 लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो ये जो संख्याएं हमारी, अब चाहे इनके आगे माइनस हो या ना हो, प्लस में हो माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है, हम इन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिख पा रहे हैं। तो ये संख्याएं कैसी हैं, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो +-1 +-2 +-3, हमने इसकी बात करी है, दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे यहाँ पर परिमेय संख्याएं हैं। बस शर्त यह है, दशमलव वाले भी देखो बहुत संख्याएं हमारी ऐसी हैं, बहुत क्या अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो दशमलव में हैं, लेकिन हम उन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। और अनंत संख्याएं ऐसी हैं जो दशमलव में होती हैं और उन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसा कि आपने एग्जाम्पल देखा 1.6, 1.5, 2.7, 2.3, 2.33, 2.666 ऐसी संख्याएं होती हैं। ठीक है, 2.666, तो इन्हें आप लोग लिख सकते हैं ना। तो ये हमारी 1.66 संख्या है, इसको भी हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आपने 9th क्लास में पढ़ा है 2.66666 खत्म ही नहीं हो रहा, डॉट डॉट, तो इन संख्याओं को भी वहां पे हमने P अपॉन Q के रूप में लिखा है। ठीक है, बस शर्त यह है, अगर डॉट डॉट है तो इसका मतलब ये अनंत तक जाएगी, खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब आप भाग करते जाएंगे खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब अशांत है, दशमलव प्रसार कैसा है इसका, अशांत है। ये 9th क्लास आपने पढ़ा है। अशांत का मतलब दशमलव के बाद भाग होना बंद ही ना हो, भाग होती जाए अनंत तक, खत्म ही नहीं हो रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे 6, फिर 6 आ रहा है, यानी कि बार बार 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो अशांत है। और क्या है साथ में, ये आवर्ती है, तो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत और आवर्ती है, इसलिए ये संख्या हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है जो संख्याएं अशांत और आवर्ती होती हैं, अशांत व आवर्ती होती हैं, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा याद आया होगा ये। और ये जो मेरा 1.6 लिखा है, ये संख्या कैसी है, हमारी शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद ये दशमलव के एक अंक के बाद खत्म हो गई, एक अंक के बाद ये 2.667, दशमलव के 3 अंक के बाद ये खत्म हो रही है, उसके बाद भाग जा ही नहीं रही है, खत्म हो गया। ठीक है, तो आप ये संख्या हमारी कैसी है, शांत है। शांत का मतलब दशमलव के बाद कहीं ना कहीं ये भाग होना बंद हो जाए, यानी कि शेषफल 0 आ जाए, तो वो शांत हैं। और शांत जो संख्याएं होती हैं वो भी आपकी परिमेय है, क्योंकि इन्हें भी हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा इसके बारे में, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। और इन वाली संख्याओं में आपका डाउट था कि भाई डॉट 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 है, अनंत तक जाएगा, तो कैसे लिख पाएंगे, तो आपको याद हो 9th क्लास में आपने इन संख्याओं को भी P अपॉन Q के रूप में लिखा है, वहां पे क्वेश्चन थे। ठीक है, हम किस आधार पे बोल रहे हैं, हम इस आधार पे बोल रहे हैं क्योंकि इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत व आवर्ती है, अशांत व आवर्ती है। या तो शांत हो तो परिमेय है, या फिर अशांत व आवर्ती हो, अशांत व आवर्ती हो। आवर्ती मतलब संख्या दशमलव के बाद रिपीट करे, जैसे आपको हो सकता है 2.676767 ऐसे रिपीट करे, यानी कि 2 अंक रिपीट कर रहे हैं,
3 अंक रिपीट कर सकते हैं, 4 अंक रिपीट कर सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं, वो जो हमारा दशमलव प्रसार वो किस प्रकार का है, आवर्ती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें 3.1479831398 डॉट डॉट, तो आप साफ साफ देख रहे हैं डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद संख्या कटना बंद ही नहीं हो रही, यानी कि बार बार भाग जा रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है। शेषफल 0 नहीं आएगा तो अशांत है। कैसा है, अशांत। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे अंक रिपीट ही नहीं कर रहा है, दशमलव के बाद अंक रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, बस रैंडमली आ रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये कैसे हैं आपके, अनावर्ती। और आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जो संख्याएं अशांत व अनावर्ती होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम चाहकर भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि डॉट डॉट है, पता ही नहीं है कहां तक जाएगा। दूसरा अंक रिपीट भी नहीं कर रहा है, मान लो अगर ये पता ही नहीं कहां तक जाएगा, लेकिन अंक तो रिपीट करे उस केस में, अगर उस केस में अंक रिपीट कर रहा है तो हम इसको लिख पाएंगे P/Q के रूप में, लेकिन खत्म भी नहीं हो रहा है, कटना भी बंद नहीं हो रहा है, और अंक भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि दशमलव के बाद कितना अंक है। क्योंकि यहाँ तो पता है भाई 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक हैं, दशमलव हटाएंगे, बटे में 3 जीरो लगाएंगे, हो गया भाई 2667। और राइट हैंड से राइट हैंड से कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के, 1 2 3, तो बटे में कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो, लिख दिया लो P/Q के रूप में। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं है राइट हैंड से कितने अंक के बाद दशमलव है, पता तो यहाँ भी नहीं है कितने अंक के बाद दशमलव है, बट हमें यहाँ पे क्या पता है, अंक रिपीट कर रहा है, और अंक रिपीट करेगा तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपने 9th में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे इस प्रकार की संख्याओं को वहाँ पे आपने P/Q के रूप में बदलना सीखा है। ठीक है, तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है चीज़ को, और ना ही हमारे 10th क्लास के टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपकी ये पूरी कहानी आपके समझ में आई होगी। ठीक है, कि P/Q के रूप में लिखने का क्या मतलब है। चलिए, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे 9th की आपको एक बात बताई है कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत व अनावर्ती होता है, अशांत व अनावर्ती। हालांकि हमें अपने इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, इस चैप्टर में क्या पूरे मैथ में ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया फिर भी, ठीक है ना। और परिमेय के लिए या तो शांत हो, ठीक है, और शांत नहीं है, अगर अशांत है तो साथ में क्या हो, आवर्ती हो, यानी कि दशमलव के बाद अंक रिपीट करने चाहिए। ओके, फिलहाल हमारे यहाँ के लिए क्या है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख पाएँ वो परिमेय है, और जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएँ वो अपरिमेय है। तो ये एक आधार बना जिसके माध्यम से हम लोग वास्तविक संख्याओं को 2 प्रकार में बांट पाए। ठीक है, ऐसे आपका 2, ये तो आप देख ही रहे हैं, साफ साफ नजर ही आ रही है, 2/3। वर्गमूल में बात करें, वर्गमूल 2, सॉरी, तो ये संख्या है हमारी डॉट डॉट आदि, और भी संख्या हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, परिमेय संख्याओं के। अब बात करते हैं अपरिमेय की। तो पाई, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, घनमूल 7, ये हमारी क्या है,
अपरिमेय संख्याएं। अब देखो हमें कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे सर वर्गमूल 2 है, इसके बटे में 1 ले सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप तो हो गया। बट मैं उनसे कहूंगा कि भाई पी अपॉन क्यू के रूप में लिखने के साथ साथ पी और क्यू को दोनों को पूर्णांक होना होगा, इन दोनों क्या होना होगा, पूर्णांक। अभी बात करेंगे पूर्णांक किन्हें कहते हैं, तो नाम से क्लियर है, पूर्ण अंक। जैसे 1 2 0 3 4 5 7 इस तरह संख्याएं होती है, पूर्ण अंक होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। ठीक है, ये पूरा अंक है भाई, एक पूरा अंक है, 2 अपने आप में पूरा अंक है, लेकिन 2.3 ये पूरा अंक नहीं है, 2 और 3 के बीच का है। 2.7 ये पूरा अंक नहीं है, 2 और 3 के बीच का है। 4.9 पूर्ण अंक नहीं है क्योंकि ये 4 और 5 के बीच का कहीं है। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं है, बट ये जो यहाँ के ये पूर्णांक हैं। अभी जो वर्गमूल 2 है ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आप दोनों माध्यम से समझ सकते हैं इसको, लेकिन फिलहाल मैं आपको पी अपॉन क्यू के रूप के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहां आप देख रहे हैं वर्गमूल 2 को मैंने यहां पे लिखा है, दशमलव के रूप में यहां पे लिख दिया है। पाई को भी मैंने यहां पे दशमलव के रूप में लिखा है। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पर टाइप करेंगे कि वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार, है ना, तो वहां पे ये ऐसा कुछ आएगा, ऐसी पाई का कुछ ही आएगा, पूरी वैल्यू इसकी। अब देखिए यहां से आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या हम इनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। देखो इसमें आप साफ देख रहे हैं दशमलव के बाद संख्या काटना खत्म ही नहीं हो रही है, डॉट डॉट आ रहा है, डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब है आप भाग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, भाग होती जाएगी, कभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आएगा, यानी कि संख्या कटना बंद नहीं होगी। तो इसका प्रसार कैसा हुआ, अशांत। प्रसार कैसा हुआ, अशांत। ठीक, उसके बाद आप देख रहे हैं दशमलव के बाद अंक रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 कुछ भी आ रहा है भाई, रिपीट ही नहीं कर रहा है। कोई एक अंक, कोई 2 अंक, कोई 3 अंक रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं ऐसे ही। तो ये कैसा हो गया, अनावर्ती। ऐसी पाई को आप देख रहे हैं दशमलव के बाद आपका डॉट डॉट जा रहा है, काटना ही बंद नहीं होगा, है शांत। दशमलव के बाद रिपीट ही नहीं कर रहा है, कोई अंक रिपीट ही नहीं कर रहा है, ऐसे रैंडमली आ रहे हैं, अनावर्ती। तो इन दोनों का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत व अनावर्ती। अब जैसा हम वर्गमूल 2 के लिए देख रहे हैं वैसे वर्गमूल 3, घनमूल 7, घनमूल 8, वैसा घनमूल 8 तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसका घनमूल निकल जाएगा। ठीक है, घनमूल ऐसा बात कर लीजिए 11, घनमूल में 16, इस तरह से। ठीक है, तो उन सभी जितने भी आपके वर्गमूल वाले, घनमूल वाले या और भी होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मान लो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 9 आ गया, इस तरीके से। तो जिनके ऊपर वर्गमूल लगा है, वर्गमूल या घनमूल आ रहा है, और उनका हम वर्गमूल या घनमूल ज्ञात नहीं निकल नहीं सकता। जैसे हमारी वर्गमूल में 9 होता तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल में आ रही हैं, लेकिन इनका वर्गमूल हम निकाल पा रहे हैं, वर्गमूल से बाहर ही संख्याएं आ पा रही हैं, यानी कि इनका वर्गमूल संभव है। देखो अब ये संख्याएं जो हमारे पास आ रही हैं, इन्हें आराम से हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूं तो इसको भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूं, क्योंकि समीकरण का यही नियम होता है। अगर इस राइट हैंड साइड वाली संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड की संख्या को भी आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख पाओगे, सिंपल। तो अगर ये परी में बनी तो ये भी क्या होगी, हमारी परी में। लेकिन ऐसी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल ही ना पाए, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल निकल ही नहीं सकता, वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 8, वर्गमूल 11, ये संख्याएं ऐसी हैं जिनका हम वर्गमूल ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो इन सभी की जो कहानी आएगी कुछ इस तरीके से आने वाली है, ऐसी कहानी बनेगी। ठीक है, तो ये संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं है दशमलव के बाद कितने अंक के बाद, मतलब राइट हैंड से कितने अंक के बाद दशमलव आ रहा, पता ही नहीं है। पता तो हमारा
इसमें भी नहीं होता है अशांत आवर्ती में, बट वहाँ पे संख्या रिपीट करती है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर पा रही है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, वहाँ पे हमने क्वेश्चन करे हैं कि अगर उनका दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बट अगर दशमलव प्रसार अशांत व अनावर्ती है, रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो हम उसे चाहकर भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। दैट्स इट। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। तो ये सब संख्याएं हमारी क्या बनी? अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास किया है कि हम इन्हें P/Q के रूप में क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। तो आपने देखा पाई भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए अब देखिए अपरिमेय संख्या को हम यहीं रखेंगे, इसको आगे लेके नहीं जाएंगे। अब आगे जाएगा वो परिमेय संख्याएं जाएंगी। ओके, चलिए अब देखिए परिमेय संख्याओं में अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याएं में हम लोग देख रहे हैं शून्य है, 1 2 3 हैं, दशमलव वाले हैं, भिन्न वाले हैं। यानी कि यहां पे हमारा क्या क्या रह गया? शून्य रह गया। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से संख्या रह गई है हमारी। 1.6 2.3 2.66 2.67 9.345 इस तरह समथिंग। भिन्न में 2/3 7/9 11/3 इस तरह की संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रकार से आप देख रहे हैं। एक संख्या ये, एक प्रकार की ये, दूसरे प्रकार की ये, एक ये और एक ये। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 4 प्रकार बन रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा कितने भागों में टूटेगा? 4 प्रकार में। 0 को बोलते हैं शून्य संख्या, एग्जाम्पल शून्य ही रहेगा इसका। उसके बाद ये जो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी मैंने आपसे बात करी थी, ये क्या होते हैं? आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो, ठीक, पूर्णांक। एग्जाम्पल के लिए +-1 +-2 +-3 एक मिनट यार। अब देखिए स्टूडेंट, एक शून्य हुआ और हमारे +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये सब क्या हमारे पूर्णांक हैं। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 0 यहाँ पर शून्य संख्या जो है ये भी हमारी पूर्णांक ही होती है, क्योंकि शून्य भी अपने आप में पूर्ण अंक है। शून्य भी क्या है? जैसा आपका 1 2 3 4 ये अपने आप में पूर्ण अंक हैं, उसी प्रकार से हमारा 0 भी क्या है? आपका पूर्ण अंक है, ये भी पूर्ण अंक है, लेकिन इसको अलग लिख दिया है फिलहाल। ठीक है, तो ये शून्य संख्या और ये हमारे पूर्णांक, लेकिन आपका शून्य भी आपका पूर्णांक ही है। आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सेपरेट लिख दिया उसको। चलिए अब देखिए आगे दशमलव वाली संख्याएं आ रही हैं, तो इन्हें नाम देते हैं हम लोग दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं एग्जाम्पल के लिए, तो इसके एग्जाम्पल है हमारे 1.6 2.3 या फिर 4.79 इस तरह से कुछ डॉट डॉट आदि। ठीक, लास्ट है हमारी इसमें भिन्न संख्याएं। एग्जाम्पल ये तो आप भली भांति जानते ही हैं, 2/3 5/7 9/5 6/11 डॉट डॉट आदि। ये सब हमारी भिन्न संख्याएं हैं। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। अंश में भी कोई संख्या हो, हर में भी कोई संख्या हो, उसी कहा जाता है भिन्न संख्याएं।
आई होप आपको इतनी यहाँ तक ये बात कहानी समझ में आई होगी, इनका वर्गीकरण आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे। अब देखिए भिन्न संख्याओं में अगर हम देखें तो देखें कि हम इसको बस यहीं रखेंगे। आगे वैसे आप लोग इसको आगे भी ले सकते हैं, उचित परिमेय संख्याएं, अनुचित परिमेय संख्याएं, मिश्रित भिन्न संख्याएं। अब देखिए इसके बाद हम पूर्णांक में अगर बात करें तो पूर्णांक में आप दो प्रकार देख रहे हैं साफ साफ, एक प्लस वाले हैं और एक माइनस वाले हैं। तो प्लस वालों को बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, और माइनस वालों को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आएंगे +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे जो पूर्णांक है वो दो प्रकार के हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। दशमलव संख्या हम इतना ही रखेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। भिन्न संख्याओं को भी हम इतना ही रखेंगे, आगे लेके नहीं जाएंगे। वैसे यहाँ से 3 प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं, उचित परिमेय, उचित भिन्न संख्याएं, अनुचित भिन्न संख्याएं, मिश्रित भिन्न संख्याएं। ठीक है, तो मैं चाहो तो लिख सकता हूं मैं इनको यहाँ पे। एक होती है उचित भिन्न संख्याएं, एक होती हैं अनुचित भिन्न संख्याएं, और एक होती हैं मिश्रित भिन्न संख्याएं। ठीक है, उचित में किसको रखेंगे या किसको रखा गया है, तो जिनका अंश क्या हो, ऐसे भिन्न संख्याएं जिनका अंश छोटा हो हर से, उन्हें कहते हैं उचित भिन्न संख्याएं। जैसे 2/3, 5/7, 9/11। ठीक है, तो ये संख्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे इनका अंश छोटा है हर से, ये उचित भिन्न संख्या है। अनुचित में क्या होगा, जिनका अंश बड़ा हो हर से। ठीक है, जैसे आपका 9/5, ऐसे आपका मान लीजिए 3/2, 6 मान लीजिए 5। ठीक है, इस तरह संख्या हमारी क्या है, अनुचित भिन्न संख्याएं हैं। मिश्रित में कुछ इस प्रकार से आपने देखा है, 2 सही 1/3, 5 सही 4/7, 9 सही 3/11, इस तरह की संख्याएं होती हैं, इन्हें कहा जाता है मिश्रित भिन्न संख्याएं। ओके, आई होप आपको ये बातें यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे जो धनात्मक पूर्णांक हैं, इन धनात्मक पूर्णांक को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, धनात्मक पूर्णांक को, केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की सिंपल सी परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। भाई आपसे कहा जाए आप अपने क्लास के स्टूडेंट को काउंट करिए, तो आप जब स्टूडेंट को काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो आप वहां पे 1 से स्टार्ट करते हैं और सब प्लस में चलता जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कभी 0 से स्टार्टिंग नहीं करने वाले हो, कभी माइनस में काउंटिंग नहीं करने वाले हो। अगर वस्तुओं को अगर गिनना है, अगर वस्तुओं को आपको गिनना है तो वहां पे आप 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को इस्तेमाल करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। तो इसलिए धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या बन जाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि प्राकृतिक संख्या की सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं के गिनने में किया जाता है। और धनात्मक पूर्णांक के अंदर जो संख्याएं आ रही हैं, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हमारा प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या और शून्य संख्या को अगर मिलाया जाए, प्राकृतिक संख्या और शून्य संख्या को अगर मिलाया जाए तो दोनों को मिला के बनता है हमारा
पूर्ण संख्याएं। क्या बनता है भाई? पूर्ण संख्याएं। अगर दोनों को मिला के बात करें, शून्य संख्या और प्राकृतिक संख्या, मतलब अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और मिला दें तो बन जाएंगे पूर्ण संख्याएं। क्योंकि देखो आप अच्छे से आप जानते हैं, अगर आपके प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो ना लिया जाए तो आप 1 से लेकर 9 तक ही जा पाएंगे। 9 के बाद तो आप आगे बातें नहीं कर सकते भाई। 10 तो बनेगा ही नहीं बिना जीरो के, क्योंकि 10 बनने के लिए आपको जीरो चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जीरो के बिना ये संख्याएं अधूरी हैं और जीरो आने से ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण हो गई। अब तो कहीं से कहीं तक लिख लो इन्हें। शून्य के अगर आपके प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं अनंत हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। अब इससे बाहर नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर जीरो नहीं है तो 1 से लेकर 9 तक ही लिख पाओगे। इसलिए जीरो के बिना ये संख्याएं अधूरी हैं और जीरो के आने से संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है पूर्ण संख्याएं। क्लियर है? तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ऐसी इसकी परिभाषा है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका प्रयोग वस्तु को गिनने में किया जाता है, जो कि धनात्मक पूर्णांक हैं। और अगर आप प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य संख्या को भी ले लो तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। आप डेफिनेशन से बिल्कुल चिंता ना करें, वो आपको लिखवाई जाएगी नेक्स्ट क्लास में। सबकी आपको लैंग्वेज आपको एकदम बोर्ड पे लिखवाई जाएगी, आप टेंशन ना लें। ठीक है, अभी तो ये फ्लो चार्ट से कहानी चल रही है और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी संख्याओं को समझने वाली जो कहानी है वो यहीं खत्म हो जाए। वहां पे हम डेफिनेशन लिखे तुरंत आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा बहुत वहां भी समझाया जाएगा जिससे आपको एक बार रिवाइज हो जाए, क्योंकि रिवाइज हो जाता है क्लास अगर हमारा तो हमें और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इसलिए चलिए ओके। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं की अगर हम बात करें तो इसके भी हम अपने लगभग 4 प्रकार बना सकते हैं। इसमें से कैसे? प्राकृतिक संख्याओं में अगर बात करें तो सम संख्याएं छिपी हैं। अब ये सम विषम तो बच्चा बच्चा जानता है, सम विषम के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है भाई। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूरा पूरा कट जाएं, सम संख्याएं, और जो 2 से पूरा पूरा ना कटें, विषम संख्याएं। सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो सम में आपका 2 4 6 8, 2 4 6 8 इस तरह चलने वाला है। विषम में 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ठीक है, इसके बाद इन्हीं में अगर बात करें तो भाज्य संख्याएं भी, इन्हीं में अगर बात करें तो अभाज्य संख्याएं भी हैं। ओके, आई होप दिख रहा होगा शायद। ये बार बार देखना पड़ता है कैमरे में। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे भाज्य और अभाज्य में क्या कहानी है। तो देखिए अभाज्य को पहले समझ लेते हैं। अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जैसे अगर हम बात करें 2 की, 2 को आप लोग 2 से काट सकते हो या फिर 1 से काट सकते हो। काटना मतलब भाग कर सकते हो पूरी तरह। फिर 2 से भाग करो 2 को 1 बार जाएगी, 1 से भाग करोगे 2 को 2 बार जाएगी। लेकिन मैंने कहा भाई ऐसे तो आपके 2 ही क्या, कोई भी संख्या हो, आपकी 6 हो, 10 हो, 9 हो, 11 हो, सबकी सब संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से भी भाग हो जाएंगी और अपने आप से भी जाएंगी। भाई आप 6 को 6 से भाग करोगे भाग हो जाएगी, 6 को 1 से भाग करोगे भाग हो जाएगी, 10 को 10 से भाग करोगे भाग हो जाएगी, 10 को 1 से भाग करोगे भाग हो जाएगी। तो भाई प्रत्येक संख्या 1 से भी भाग हो जाएगी, अपने आप से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो अब भाज्य और अभाज्य में कैसे अंतर बना पाएंगे। ठीक है, अभाज्य का मतलब भाग ना हो, भाज्य का मतलब भाग हो जाए। अब यहाँ तो आपके अगर 1 को और अपने आप को साइड ना करें तो सब भाग हो रही है।
इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वन को भी छोड़ा जाए, क्योंकि वन के हिसाब से अगर वन को लिया जाए तो भाज्य अभाज्य में अंतर नहीं कर पाएंगे। सेम उसी प्रकार से अगर मान लो अपने आप को भी नहीं छोड़ा जाए, ठीक है, तो भी हम भाज्य अभाज्य में अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन दोनों को साइड करना होता है कि भाई वन को छोड़ दो और अपने आप को छोड़ दो। उसके अलावा अगर किसी और से कट रही है तो भाज्य है, और किसी और से नहीं कट रही है तो अभाज्य है। जैसे कि आपका 2 है, कि 2 की संख्या आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सब किससे एग्जाम्पल आपके अभाज्य संख्या हो गए हैं। भाज्य की बात करें तो भाज्य में आपका आ जाएगा 4, 6, 8, 9, ठीक है, 12 डॉट डॉट। ये सब संख्याएं हमारी कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। और लास्ट में आ गया नीचे, थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, मैं फिर से बोल रहा हूं। भाज्य में आप देखेंगे 4, 6, 8, 9, 12, 12 के बाद आपका 14 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो अगर आपको यहाँ पे अभी कमी रह रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम इनकी डेफिनेशन करेंगे, इनकी परिभाषाएं करेंगे, तो वहाँ पे हम दोबारा इनको समझाएंगे, लिखाया जाएगा, तो वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया है आपको कि भाई वन के और अपने आपके अलावा किसी और संख्या से भाग हो जाए तो भाज्य, और किसी और संख्या से भाग ना हो तो अभाज्य है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि धनात्मक पूर्णांक हैं, उनमें से संख्याएं सम भी हैं, उनमें विषम भी हैं, उनमें भाज्य भी हैं, और उन्हीं में अभाज्य भी हैं। तो इस प्रकार से हमें धनात्मक पूर्णांक 4 प्रकार में बट गया। सह भाज्य भी आ जाएगा, सह अभाज्य भी आ जाएगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ सह वालों की, वो भी इन्हीं में से हैं, वो हम अपनी डेफिनेशन में देख लेंगे। अगर वर्गीकरण के हिसाब से बात करें तो हम इतना ही इसको रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा संख्याओं का वर्गीकरण समाप्त होता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास हमारा पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे संख्याओं के बारे में, संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में जो भी कुछ समझाया है, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्रत्येक बच्चे को, बिग से बिग स्टूडेंट को ये बातें मेरी समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई कमी रह रही है तो जब इनकी 1 by 1 इनकी डेफिनेशन लिखवाई जाएगी, 1 by 1 की परिभाषा लिखवाई जाएगी आप लोगों को, तो वहाँ पे ये दोबारा से रिपीट करा जाएगा, दोबारा से रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फिर तो कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं है, ठीक है। अभी हो सकता है आपके सामने स्टार्टिंग हो, बहुत बच्चे ऐसे उनके बारे में पहले से जानते ही ना हो, तो अभी सबको एक साथ जानना बढ़ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। जब हम इनकी परिभाषाओं की बात करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। उसके बाद आप घर पे इसको बार बार रिवाइज करें तो एक दिन आपको आराम से याद हो जाएगा। 2-4 क्लासें आप आराम से समझ लें इसको अच्छे से, ठीक है। 2-4 दिन तो आराम से समझ में आना शुरू हो जाएगा। और काफ़ी संख्याओं के बारे में जानते होंगे, आपको पहले से ही आता होगा कि सम विषम भाज्य है, भाई तो आप जानते होंगे पहले से। भिन्न आप जानते हैं, दशमलव आप जानते हैं, शून्य संख्या आप जानते हैं। काफ़ी इसमें से मैं मानता हूँ 50% तो आप जानते होंगे। भाई आप हाई स्कूल तक आए हैं तो कम से कम इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास में हम इनकी परिभाषाओं की बात करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू कर देंगे, जिसमें हमारा स्टार्टिंग में रहेगा HCF और LCM, ठीक है। HCF और LCM के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि सीखते हैं, उसी के हिसाब से हम LCM HCF ज्ञात करते हैं, जो कि आपका 1.1 में दिया है। 1.1 में कुछ नहीं है, आपके कुछ संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है। LCM HCF निकालना होता है, बस इतना ही कुछ है उसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब 1.2 में क्या होगा, जो आपकी संख्याएं नहीं वाली वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, है ना, इस तरह की संख्याएं जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें सिद्ध करवाता है। भाई अपरिमेय तो है लेकिन सिद्ध करो, समझ पा रहे हैं भाई, अपरिमेय है लेकिन सिद्ध करके दिखाइए, तो वो आपका 1.2 में है। बस इतना पढ़ना है आपको, आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें। आपका ये लाइक, कमेंट और आपका ये जो सब्सक्राइब करना होता है, ये हमारी एनर्जी होती है, हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आगे इस तरह से क्लासों को लाते रहेंगे, ठीक है। और आपकी
पेपर तक आने तक हम इतनी इस तरह से तैयारी आपको करवा देंगे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड का, एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी इस बात की। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है ऑफलाइन क्लासेस में कि आज तक एक भी क्वेश्चन हमारा क्लास से बाहर गया हो। एक भी क्वेश्चन। हमारी तैयारी रहेगी यहाँ और पेपर रहेगा घोंटों में। घुटनों में पेपर रह जाता है, तैयारी मेरी यहाँ होती है, पेपर घुटनों में रह जाता है। ये लेवल रहता है पढ़ाई का। ठीक है, विश्वास ना हो, विश्वास करें थोड़ा और क्लास को साइड करके देखें। ये आपको 2-4 क्लास अब आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी आप लोगों की। ठीक है, जो सभी को बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें। ओके।